अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाजरीन, 4 साल बाद नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी सलवनाने के लिए नून लीग ने हर महाज पर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के कानूनी मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। गैर ज़रूरी रुकावटों से महफूज रहने के लिए बयानिए में तब्दीली की खबरें भी सामने आई हैं, जबकि मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को कम अज़ कम 500 बंदे साथ लाने की हिदायत और उनकी जियो फेंसिंग करने की बातें भी की जा रही। और खबरों के मुताबिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इजलासों में पार्टी रहनुमाओं पर वाजे कर दिया है कि अगर पार्टी मीनार पाकिस्तान पर बड़ा शो करने में नाकाम रही तो किसी का कोई बहाना या तौजीह कबूल नहीं की जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने रहनुमाओं पर यह भी वाजे कर दिया है कि पार्टी का नया बयानिया इंतकाम के बजाय मुल्क को मुश्किलात से निकालने पर होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो पिछले कुछ अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने और नून लीग पर लाडला होने का इल्ज़ाम लगा रही है। उसने अब नई हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात उठा दिए हैं और इसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया है। इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा शराजी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से पीछे हटी है, तो क्या ये समझा जाए कि अब नवाज शरीफ की वापसी और नून लीग की इंतखाबात में कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो बयानिया और मज़ाहमत और मफाहमत, मेरा ख्याल है PMLN इससे बहुत आगे निकल गई है। मज़ाहमत PMLN ने कभी भी नहीं की थी। बीच का जो अरसा था उसमें जो मज़ाहमत उन्होंने की, ज़ाहिर है कि वो इस तरह की मज़ाहमत थी जिसमें कि वो जनरल बाजवा का नाम लेते रहे, जनरल फैज़ का नाम लेते रहे और इंतखाबात के हवाले से जो मामलात थे वो उन्होंने उसको उस तरह से जो है वो हाईलाइट किया या उसका अपना बयानिया बनाया। फिर उससे पहले जो उनका था मुझे क्यों निकाला, वो जुडिशरी मुखालिफ बयानिया था। अगर आपको याद हो कि वो जीरी रोड के ऊपर जब आए थे, जब नवाज शरीफ साहब को पानामा में उन्होंने नाअहल किया था। सो एक एंटी जुडिशरी उनका एक वो रहा नैरेटिव। फिर एक वक्त आया जिसमें कि उन्होंने एंटी जनरल बाजवा जो है वो अपना बयानिया जो है इख्तियार किया और फिर इसी तरह एंटी जनरल फैज उनका बना जब इंतखाबात थे इन दोनों के खिलाफ। और फिर आपने देखा उसी PMLN ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, तो वो एक वेरिएट करता रहा उससे। लेकिन उस दिन जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो उससे ये एक इम्प्रेशन लिया गया कि अब तो मियाँ साहब वापस आएंगे तो वो यही कहेंगे कि फलाने को ठोक दो या फलाने को पकड़ लो, एहतसाब और जर्नैलों का एहतसाब, जो उन्होंने बात कही भी थी। और फिर आपने देखा शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, वो पूरी तरह से अपने भाई को और अपनी पार्टी को एतमाद में लेते हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 90% जो पार्टी है वो उनके बयानिए के साथ जो है वो खड़ी ना हुई और उनकी सारी जो जमात है वो उसके अलावा रही। तो जिसके बाद उनको ये फैसला करना पड़ा कि अब ये जो है इस पर मज़ाहमत नहीं, इसमें मुफाहमत के साथ काम करना होगा, प्रोग्राम और एजेंडे की बात करनी होगी, मंशूर की बात करनी होगी। तो नुकसान तो देखिए इस वक्त अगर लाइक इट और नॉट अगर देखा जाए तो इस वक्त तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव है जिसने कि इमरान खान साहब को पॉपुलर किया, जिसने कि दीगर जमातें जो भी इख्तियार करती हैं उसको पॉपुलर करते हैं। तो ये बयानिया तो अगर वो नहीं इख्तियार करेंगे तो उनको अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को जरूर समझाना पड़ेगा। बल्कि अगर उनकी नजरें लेकिन क्या आसमा साहिबा, क्या कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है कि जब जलसे में तकरीर का आगाज हो तो साबिक जनरल, साबिक जजेस के एहतसाब की वो बात दोहरा दें? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो बात दोहराने में कोई हर्ज नहीं है और ये वो बात होगी कि वो कहेंगे कि ये सब कुछ हुआ है। जब वो अपनी सारी बात बताएंगे नवाज शरीफ साहब तो उनको ये जरूर बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ और क्या इसको आगे के लिए इस रास्ते को रोका जाएगा। ये एक बहुत अहम बात है जो कि उनको बतानी है। सो अब ये अपने जो उनका जो वोटर सपोर्टर है उसको वो किस हद तक समझा पाएंगे कि एहतसाब होना है तो किसने करना है और कैसे करना है, क्या तारीख के कटहरे में खड़ा करना है या आपने अदलिया के जरिए से करना है। क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम होगी ये बात कि बहुत अहम केस जो है फैजाबाद धरने वाला वो ऑलरेडी फिक्स है और उसके ऊपर बातचीत होगी। और उस पर एक बहुत अहम रिमार्क्स जो दिए चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये कहा कि सजा और जजा का नहीं, निशानदही जो है उसका करना जरूरी है, सजा और जजा बाद में आएगी। तो मेरा ख्याल है कि एक नैरेटिव जो है वो दोनों तरफ से आएगा, पैरेलल आएगा। एक तो कोर्ट के जरिए से जो कि इस
बात को देखेंगी, फैजाबाद धरना एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा जो कि बताएगा कि कहाँ कहाँ कब कब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत के अंदर रही और किस किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया और अपने हक में नताइज बदलने के लिए, बेशक वो सियासी थे, इंतखाबी थे या जिस किस्म के भी थे, उसको इस्तेमाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की पावर को। तो जब ये मामला सुना जाएगा तो उसी दौरान नवाज शरीफ साहब जो है वो भी वतन वापस आए हुए होंगे और मेरा ख्याल है कि उनको एक तरह से एक अच्छी टाइमिंग मिल जाएगी जिसमें कि वो इस बयानिए को आगे लेके वो ना भी बढ़ना चाहें तो भी एक एनवायरनमेंट जो है वो बनी हुई होगी इस पूरे मामले के ऊपर जो कि फैजाबाद धरने के केस के हवाले से है और जो सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से है। सही। हबीब अकरम साहब, आप जो आसमा शराजी साहिबा ने बात की है, आप भी एग्री करते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? और साथ ही आप लाहौर में है, मुस्लिम लीग नून काफ़ी पुरजोश है मीनार पाकिस्तान जलसे को लेकर, क्या एक्सपेक्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून और आप लाहौर में रहते हुए क्या फोर्सी कर रहे हैं? जहां तक नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक है और उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग का ताल्लुक है, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक लीडर के तौर पर नहीं आ रहे बल्कि एक इमरान खान के या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के काउंटर वेट के तौर पर आ रहे हैं। तो जब कोई शख्स काउंटर वेट की हैसियत इख्तियार कर लेता है तो फिर दरअसल उसका बयानिया मैटर नहीं करता, उसकी मौजूदगी मैटर करती है और उसने आगे जो बढ़ना होता है वो बयानिए पे नहीं सेटिंग पे बढ़ना होता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से PMLN जो है वो सेटिंग पे चलती है बजाय इसके कि अपने बयानिए पे। अगर वो बयानिए पे चलती रहती तो फिर जाहिर है जिस तरह एक कभी आसमा ने जिक्र किया कि तौसी में भी वो हिस्सेदार बनी और उसके बाद के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पे उंगलियां उठती रहीं। वोट को इज्जत दो का जो नारा था या जो उसके नगमे गाए जाते थे वो नगमे भी अब गायब हो चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त PMLN ने अपनी हैसियत कबूल कर ली है कि वो दरअसल तहरीक इंसाफ का काउंटर वेट है। तो काउंटर वेट जितना कुछ कर सकता है तो वही कुछ ही करेंगे, लेकिन जब वो काउंटर वेट पॉलिटिक्स में आके रियलिटी को फेस करेगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो वो जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया है कि अभी आप कह रहे थे कि हो सकता है कि जलसे में आके अचानक दोबारा से एहतसाब का नारा लगा दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि PMLN को अल्टीमेटली अगर उसने काउंटर वेट का रोल प्ले नहीं करना, बाकायदा एक पोलिटिकल पार्टी का रोल प्ले करना है, तो मैं अगर PMLN को दुरुस्त समझ पाया हूं अपनी एक तालिब इल्म के तौर पे, तो मैं समझता हूं कि PMLN को उस तरफ शायद अल्टीमेटली जाना पड़ेगा और ये हम सब की आंखों के सामने ही होगा कि वन फाइन मॉर्निंग उनका पूरे का पूरा बयानिया बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आके बसूरत दीगर उन्हें 16 माह की हुकूमत का अपने भाई का हिसाब देना पड़ेगा कि वो हुकूमत बनी कैसे थी, उस हुकूमत इसका क्या किरदार था, फिर उस हुकूमत ने इकोनॉमी पे काबू क्यों नहीं पाया। लेकिन हबीब अकरम साहब, इस वक्त जो बयानिए से पीछे हटे हैं नवाज शरीफ, इसके पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं? जो नवाज शरीफ साहब का है जी, देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास सवाए इसके कोई रास्ता नहीं है। वही मैं अर्ज कर रहा था कि उन्हें फिर 16 माह की हुकूमत का जवाब कैसे देंगे जब तक वो दरअसल इस इशू से, इस बुनियादी इशू से तवज्जो नहीं हटाएंगे, तो वो दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। तो इससे बेहतरीन तरीका यह है कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की हुकूमत ने जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही की है, उस तबाही से लोगों की नजरें हटाने के लिए वो एक नया इशू दें और नया इशू भी ऐसा, या उस इशू को रीपैकेज ऐसा करें जो दरअसल उनका इशू रहा है एक जमाने में, मतलब वोट को इज्जत दो, उन्हीं का इशू रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का एजाज उन्हें ही हासिल है। तो लिहाजा वो अपने उसी, उनके पास पॉलिटिकल इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे अगर वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं कि वो उसी रास्ते पे चले, अदरवाइज उनकी हैसियत सिर्फ एक काउंटर वेट की रहेगी। फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसीलिए वोट को इज्जत दो से अब बात खिदमत को इज्जत दो तक जाती देख रहे हैं हम। आसमा शराजी साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इल्म में है कुछ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज क्या सोच रही हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इस दौरान बयानिए को लेकर वो खामोश हैं। तो क्या ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ साथ मरियम नवाज को भी समझा बुझा लिया? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको मुबशर थोड़ा सा उल्टा करूंगी कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने मिल के नवाज शरीफ साहब को समझा लिया है और उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल उनकी आगे अगर वो जीतते हैं और फतह याब होते हैं इलेक्शंस के बाद, तो फिर जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है एक फेडरल और पंजाब के उसके तौर पे, वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर जो है
वो मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ऑन बोर्ड रखा हुआ है, और वो अपने तमाम जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इस वक्त वो अपने चचा के साथ इसके ऊपर फ़िलहाल सहमत दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल है ये एक नई लाइन ऑफ एक्शन होगी, और नवाज शरीफ साहब को जाहिर है कि जब वो वापस आएंगे तो ये भी नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा है वो नाराज़ हो, और वो कोई ऐसी बात करें जिससे कि उनका वोटर सपोर्टर जो है वो भी नाराज़ हो। तो इस वक्त असल मुश्किल जो है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की नहीं है। असल मुश्किल ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं और वो उसी बयानिए के साथ नजर आते हैं तो उनको फतह मिलेगी, उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर वो उस बयानिए के साथ नहीं आते हैं और मुफाहमाना और बहुत मुफाहमाना अपना अंदाज इख्तियार करते हैं तो उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी जिसकी तरफ उनका सपोर्टर देखता है। तो असल मखमसा जो है वो नवाज शरीफ साहब का है, और जैसे भी हबीब अकरम साहब फरमा रहे थे कि हो सकता है कि वो कोई गुगली करा दे और कोई ऐसी चीज़ वो कर दें कि अगर उनको नज़र आए कि आगे उनका बतौर वजीर आज़म कोई रोल उनको कम नज़र आता दिखाई दे तो वो अपनी पार्टी को जितवाने के लिए वो नैरेटिव अपना बनाए, और जब जीत जाए तो उसके बाद वो कोई अपना नैरेटिव बनाए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कौन सी लाइन लेके आ रहे हैं मेरे। मगर अनफॉर्चुनेटली बयानी और की जंग में मंशूर चला गया पीछे कहीं पे, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा सीजन जो पॉलिटिशियंस हैं वो दो ही हैं, एक आसिफ अली जरदारी है, दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं। उनको चाहिए कि वो बयानियों से ज़्यादा वो इस बात के ऊपर जोर दे कि उनका मंशूर क्या है, वो क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान माशी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से जिस तरह से फंसा हुआ है, उनका क्या प्रोग्राम है, क्या वो सब लोगों को मिल बिठा के एक जगह पे बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो मुफाहमत पॉलिटिकल मुफाहमत होगी या नहीं होगी। लाइक इट और नॉट इमरान खान साहब के साथ भी अगर वो बात करें और उस तरह से जाए तो उनको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े अहम चीज़ें जिसको कि बतौर लीडर के तौर पे, क्योंकि लीडर ओपिनियन मेकिंग करता है, ओपिनियन फॉलोइंग नहीं करता, उनको अपनी ओपिनियन मेकिंग करनी है। उसके लिए गो के वो बहुत देर कर दी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में। अगर वो पहले आते जिस तरह के क्राइसिस में तो वो लोगों का माइंड मेकअप कर सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए उससे पहले। ठीक है हबीब अकरम साहब, आपको क्या लगता है अभी जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जब भी मीडिया टॉक हो रही है तो वो माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, आने वाले दिनों में आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? सियासी और कानूनी मुश्किलात में कोई कमी आ सकती है पीटीआई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हैसियत बड़ी ही दिलचस्प है। यानी इधर एक मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आता है और दूसरी तरफ वो मुतालबा पूरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि पहले एक बाकायदा तौर पर बात चली कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, फिर हमने देखा कि सडनली मुज़ाहमत से सूरत हाल मुफाहमत में बदल गई। फिर ये कहा गया कि पलड़े बराबर करें। पलड़े बराबर करने का क्या मुराद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर को मुकदमात बनाए जाए, और उनके ऊपर 200 मुकदमात बन गए। पलड़े बराबर करने का मतलब ये था कि उनको नाअहल किया जाए, वो तोशा खाना जैसे केस में नाअहल हो गए, और ये था कि जनाब उनको बंद किया जाए, तो इस वक्त वो जेल में है। तो ये तीनों फरमाइशें माशाल्लाह जिस तरतीब से और जिस सूरत के साथ पूरी हुई हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि जनाब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून को जो हैसियत हासिल है, वो मुस्लिम लीग नून अपनी ताकत वोटों में नहीं तलाश कर रही, बल्कि अपनी ताकत कहीं और तलाश कर रही है। तो जब किसी पार्टी को अपनी ताकत वोटों में नजर ना आ रही हो और वोटों पे वो कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हो और जो भी वो कहे वो पूरा हो जाए, तो मुस्लिम लीग नून की तो हैसियत जाहिर है आपको दूसरों से कुछ बड़ी महसूस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार अकरम साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की, जो कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात से वो बरी हुए थे। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। अब वो कन्वीनर इस्तकबालिया कमेटी मुस्लिम लीग नून सिंध हैं। उन पर लगाए गए इल्ज़ामात जो कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से लगाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी ने उन पर एतराज़ात किए हैं।
کیا موقف ہے ان کا ان الزامات پر، اور مسلم لیگ نون ہی کیوں انہوں نے جوائن کی ہے، کس چیز نے انہیں امپریس کیا مسلم لیگ نون کی طرف جانے کے لیے؟ انہی سوالات کا جواب جانیں گے سابق ڈی جی ایف آئی اے اور کنوینر استقبالیہ کمیٹی مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کے لیے بشیر میمن صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ الیکشن سے کچھ ماہ پہلے آپ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پر آپ کے خلاف کئی باتیں ہو رہی ہیں، اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، مگر ان اعتراضات پر جانے سے پہلے کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کے لیے نون لیگ کا ہی انتخاب کیوں کیا، اور آپ کس وجہ سے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ کے چینل کی بھی مہربانی کہ آپ نے میرے لیے مجھے اپنے اس پہ چینل پہ لیا۔ میرے حساب سے کہ مجھے آزادی ہے، یہ مجھے پاکستان کا آئین آزادی دیتا ہے کہ میں جس پلیٹ فارم سے چاہوں اپنا کوئی پولیٹیکل کیریئر اگر چاہوں تو اسٹارٹ کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسرا باتیں کرنے والے تو ان کی مرضی ہے، اگر میں ان کو جوائن کر لوں تو وہ مجھے مطلب پھر ٹھیک ہے، اگر ان کو نہیں جوائن کرنا۔ تیسرا، اب میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں۔ 2016 اور 17 میں پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ تھا 5.8، اس کے بعد ایک آئی تھی تبدیلی، اور پھر کیا ہوا پاکستان کا آج کا وہ حال، اسی 3.5 سال کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے، ان کے ورکنگ سے، ان کا بیانیہ، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جو ایک نام پڑ گیا ہے شہباز اسپیڈ، ترقی کی، پاکستان کی خوشحالی کی، پاکستان میں امن کی، شہباز اسپیڈ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت معیشت کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے۔ اکانومی کو نواز شریف صاحب پہلے بھی 5.8 تک لے گئے تھے، اور انشاءاللہ اس وقت کی جو اکانومی کی جو حال کیا ہے 3.5 سال کے اندر، جس کا وہ بھگتنا پڑتا کافی عرصہ، نواز شریف کے ویژن سے شہباز شریف کی کارکردگی زیادہ بہتر لگی ہے، جس کی وجہ سے آپ امپریس ہوئے، اور آج آپ مسلم لیگ نون کے کنوینر ہیں، استقبالیہ کمیٹی مسلم لیگ نون سندھ کے۔ قائد تو نواز شریف صاحب ہے نا، اس مسلم لیگ نواز، اچھا یہ بھی کہیے گا بشیر میمن صاحب، نواز شریف ہے جی، پچھلے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کے بیانیے کو لے کر بڑی بحث چلتی رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی لندن جا رہے ہیں شہباز شریف، کبھی واپس آ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 2 ہفتے پہلے اپنی حکومت گرانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر پھر خبروں کے مطابق شہباز شریف نے انہیں منایا، سمجھایا، یہ بھی سب کچھ میڈیا پہ آیا، جس کے بعد نواز شریف نے اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے ملک کی سیاست اور خاص طور پر نون لیگ کی سیاست کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ کے خیال میں مفاہمت کرنا صحیح رہے گا یا مزاحمت کرنا؟ جو نواز شریف صاحب کا آج کا بیانیہ ہے کہ میں نے اپنے معاملات، میرے ذاتی معاملات میں نے اللہ پہ چھوڑ دیے، پاکستان کی فکر ہے مجھے، میں کہ پاکستان کے عام آدمی کی، غریب آدمی کی، بے روزگار کی، یہاں کی انڈسٹریل گروتھ کی، پاکستان کی اکنامک گروتھ کی، پاکستان کے ایکسپورٹس کے گروتھ کی فکر ہے۔ پاکستان میں ہیلتھ کی فیسلٹیز کی، پاکستان کی سیکیورٹی کی پرابلم ہے۔ پاکستان کی پرسوں بھی ہوا نا، دو دھماکے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، ایک بلوچستان میں اور ایک کے پی میں، تو اس کی زیادہ فکر ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں میرے معاملات خدا پہ میں چھوڑتا ہوں، اور مجھے اپنے ملک کی زیادہ فکر ہے، ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانا ہے۔ ابھی پھر سے جہاں سے 2016-17 میں سفر ختم ہوا تھا، پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں،
آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور آپ کی اس حوالے سے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے؟ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دینے کا کوئی یقین دلایا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے اس پر؟ میں حضور والا میں آپ سے ایک عرض کروں، میں کارکن ہوں مسلم لیگ کا، مسلم لیگ نواز کا، اچھا، مسلم لیگ نواز کا، جو مجھے کہیں گے میں کروں گا۔ اور آپ کنوینر بھی ہیں؟ کنوینر تو اس کمیٹی کا ہوں، کنوینر استقبالیہ کمیٹی مسلم لیگ نون سندھ کے بھی ہیں؟ کنوینر ہوں اس استقبالیہ کمیٹی کا، لیکن ظاہر ہے وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤں گا، وہ کہیں گے نہیں کھڑے ہو تو نہیں کھڑے ہوں گا، نہیں کانٹیسٹ کروں گا میں۔ کسی اس طرح کی کوئی وہ ظاہر ہے میرے کوئی شرط شرائط تو نہیں ہو سکتے، میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں بیانیہ جا کر کے پیپلز کو اس میں لوگوں کو بتا سکوں۔ میں تو کارکن ہوں مسلم لیگ نواز کا، نواز شریف کا کارکن ہوں، ٹھیک ہے، یہی میرا کہنا ہے۔ اور انہوں نے مجھے عزت دی ہے، مجھ پر اعتماد کیا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سندھ سے بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہو اور سندھ میں نظر آئے کہ سندھ میں مسلم لیگ نواز بہت پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے۔ صحیح، اس پر مزید بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں اس پوائنٹ پر، لیکن اب ان اعتراضات کی طرف آ جاتے ہیں جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے آپ پر اور جو نون لیگ میں شمولیت پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے کہ آپ نے شریف خاندان کی مکمل سپورٹ کی، ان کے کیسز ختم کرائے، اس لیے اب آپ کو جماعت میں شامل کروا کے نوازا گیا ہے۔ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مسلم لیگ نواز کے 2 کروڑ لوگ ہیں، 2-2.5 کروڑ ووٹس ہیں، 2.5 کروڑ کو انہوں نے نوازا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک چیز کریکٹ کر دوں، اس سے پہلے میں کریئر آفیسر تھا، میں 9 ضلعوں میں ایس پی رہا ہوں سندھ میں، یہ مسلم لیگ نواز نے مجھے دیے تھے۔ 2 ڈویژنز میں ڈی آئی جی رہا ہوں، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل، ڈی آئی جی سکھر اور ڈی آئی جی حیدرآباد۔ پھر میں ایڈیشنل ڈی جی، ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری رہا ہوں، وہ بھی مسلم لیگ نواز نے دیا مجھے نوکری مسلم لیگ نواز نے دی۔ مطلب یہ بہت چھوٹے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن بیچاروں کے لیے ایک پوسٹنگ 4 روپے کی گھڑی بیچ دینا، کسی بھی چیز کو مقدس نہ سمجھنا، رشتوں کا احترام نہ کرنا اور گالم گلوچ بریگیڈ رکھنا، جن کا کام ہی گالم گلوچ بریگیڈ ہو، جن کا کام ہی کرپشن کرنا، خیرات اور زکوٰۃ کا پیسہ کھانا ہو، ان بیچاروں کے سوالات کا کیا میں جواب دوں؟ مجھے تو ترس آتا ہے، مجھے رحم آتا ہے۔ اپنے والدین کے ٹریننگ سے، ان کی تربیت سے ہٹ کے وہ کہیں اور لگ گئے، تو ان کے سوالات کا جواب مطلب عجیب قسم کے سوالات ہیں، یہ کیوں کیا، اچھا ایسے کیوں ہوا، اچھا پہلے اب یہ کہیں گے شلوار قمیض بھی کسی اور نے مجھے دے دیا۔ چلیں آپ کا جواب آ گیا، آپ کے بدلے الزام لگ گیا، بشیر میمن صاحب آپ میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب صحیح، آپ نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق کئی اہم دعوے کیے ہیں اور آپ نے کہا کہ ارشد ملک کیس میں عمران خان نے آپ پر دباؤ ڈالا، عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا، خواجہ آصف کے خلاف مقدمات بنوانے کے لیے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو شریف خاندان کے خلاف کرپشن کے معاملات ڈھونڈنے کا ٹاسک بھی دیا گیا، مگر آپ نے سب سے انکار کر دیا۔ لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نون لیگ میں شامل ہونے سے آپ نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی؟ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے اعتماد کر کے اپنے محمد نواز شریف صاحب پر اعتماد کر کے ان کی پارٹی کو جوائن کیا ایز اے کارکن، کہ میں ان کو اچھی طرح اب جانتا ہوں کہ وہ انتہائی شفیق اور اس ملک کے لیے ضروری ہیں، اور جن کے لیے جو میں نے باتیں کی تھی اب آ جائیں، جو میں نے باتیں کی تھی وہ کیا کورٹوں نے صحیح ثابت نہیں کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عمران خان جس دن اتر گئے تھے، خان صاحب جب اتر گئے تھے نوکری سے، پرائم منسٹر نہیں رہے، تو انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی، پھر ابھی ریویو پٹیشن واپس لے لی قاضی فائز عیسیٰ کیس کے، وہ جو ان کا جو فیض آباد دھرنے والا کیس تھا، ریویو پٹیشن واپس لے لی۔ ان کے تو یو ٹرن پہ یو ٹرن ہے،
میں تو اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ یہ آپ جھوٹے کیس نہ بنائیں، تو میں تو سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، پاکستان کو ڈیلیور کر کے پاکستان کو خوشحال کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا. میں کھڑا ہونے کا میرے پاس شاید اتنا پکا ریزن نہ ہوتا جتنا میرے پاس آج ریزن ہے کہ پاکستان کو 3.5 سال میں جس آدمی نے تباہ کیا، جو ابھی 1.5 سال کی اتنی ساری پارٹی کی حکومت بھی اس کو سنبھال نہیں پائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا. پھر 9 مئی جو انہوں نے کیا، یہ تو میرے خیال میں انڈیا بھی نہیں کرے گا، کر بھی نہیں سکتا، اس کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا. ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی انہوں نے. ہمارے جو جنرل ستار جو شہید ہوئے تھے سیلاب کی ڈیوٹی کے دوران میں ہیلی کاپٹر کریش کرنے سے جو شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر کیا انہوں نے کیا یہ بکواس کرتے رہے. یہ ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ پیڈ لوگ ہیں اور ان کو خیرات اور زکوٰۃ سے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف، یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے امن کے خلاف. اور پھر دوسرا پاکستان کے ریلیشنز، سائفر کیس، اب جو کیس اٹھائیں کرپشن کی انتہا ہے. ابھی وہ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کمرے میں رہنا جو اٹیچ بات ہے، خود ہی تو کہتے تھے کہ جی جیل ہے کوئی. اچھا بشیر میمن صاحب، منانے آئے ہو تو یہ مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، ان کو مائنس کر دینا چاہیے آنے والے الیکشن میں. آپ کی بھی یہی رائے ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ دیکھیں میں ابھی سیاست میں نووارد ہوں، میں اتنی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی بھی اس طرح کی. میں تو کارکن ہوں مسلم لیگ نواز کا. میاں نواز شریف دماغ میں کیا سوچ کیا چل رہی ہے؟ سوچ یہ چل رہی ہے ایسے پاگل آدمی کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. پاگل خانے میں ہونا چاہیے. ایک اور میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے. بشیر میمن صاحب، اگر آپ کو شہزاد اکبر جیسا رول دیا جائے جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز کھول کے کیا، اگر آپ کو بھی ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے اسی طرح خلاف کیسز کرنے میں، تو آپ کیا پیش ہوں گے؟ قبول کریں گے یہ ذمہ داری؟ جائز چیز ہوگی تو کریں گے نا. جائز چیز ہوگی تو کریں گے نا. لیکن بات یہ ہے کہ انتقام نہیں ہونا چاہیے، جو کہ میرے قائد نے خود کہا ہے کہ انتقام نہیں، ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. انتقام نہیں. میں اپنے معاملات کو خدا پہ چھوڑتا ہوں، لیکن قانون تو اپنا راستہ لے گا. قانون کو تو ابھی بھی راستہ لے رہا ہے اپنا قانون. اپنا راستہ لے رہا ہے. اگر اپنا راستہ لے گا بشیر میمن صاحب، جس طرح پہلے عمران خان آپ کو مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز بنانے کے لیے کہتے رہے، اگر پھر آپ کو یہی ٹاسک مسلم لیگ نون کی جانب سے دیا گیا تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا یا آپ کا بھی ان پٹ ہوگا اس میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قانون ہی راستہ لینا چاہیے. ہمیشہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پاگل خانے میں ہونا چاہیے، تو یہ تو اسٹڈی ہے اس بندے کی پرسنالٹی کی. ایک پروفیسر صاحب ہے سائیکالوجی کے امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بیچارے کو علاج کی ضرورت ہے. اور اس کو پری پارٹیشن ڈیز کا ایک پاگل خانہ ہے حیدرآباد میں. اچھا بشیر گدو بندر کہتے ہیں اس کو. اچھا، صرف پی ٹی آئی ہی آپ پر اعتراض نہیں کر رہی بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قاسم گیلانی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جب بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے بنے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا سیاسی انتخاب ہوا اور پیپلز پارٹی کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. یہ ٹویٹ اس وقت ہم دکھا بھی رہے ہیں. آپ کا اس پر کیا موقف ہے پیپلز پارٹی پر؟ ایک جھوٹا مقدمہ بتا دیں، ایک، اور وہ کورٹ نے کہہ دیا ہوگا یہ جھوٹا ہے. قاسم گیلانی صاحب ایک انتہائی عزت دار والد کے بیٹے ہیں، اور جو ہے وہ انتہائی
बहुत ही मोहतरम शख्सियत है। मैं उनसे ये कहूँगा कि पहले अपने फैक्ट्स को चेक कर लें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो उनके बेटे हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जाहिर है, यानी आप ये कंक्लूड इस बात को ऐसे करते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई जब आप DGFIA थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक केस जो कि कोर्ट ने कहा हो कि झूठा है, जो कोर्ट कह देगा ये झूठा केस है, या वो खुद कह देंगे ये कागजात से साबित होता है कि तुमने फॉइस्ट किया गलत, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया था बाकायदा उस पूरी JIT को। हमने तो नहीं बनाए थे केसेस तो बाद में नैब ने बनाए। हमने तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके नैब को दे दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अकेला FIA नहीं था उसमें, FIA था, नैब था, स्टेट बैंक था, SCCP था, SCCP था, FBR था, मतलब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स थे, सब ने मिलके बनाए थे, कागजात इकट्ठे किए थे अपने अपने डिपार्टमेंट से, और फिर वो जमा करवाए थे हमने नैब में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उन्होंने रेफरेंसेस बनाए थे, मतलब उसमें कासिम गिलानी साहब को तो एतराज़ तो बनता भी नहीं है, इसलिए कि जी। ठीक, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। नून लीग ने अब आपको सिंध का कन्वीनर बनाया है, आप कन्वीनर इस्तकबालिया कमेटी मुस्लिम लीग नून सिंध हैं। आप 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में सिंध से अपने साथ क्या माइंड है आपका, कितना एस्टिमेट लगाया, कितने लोग साथ लेकर जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जज्बा है लोगों में, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे। आपको नज़र आएगा कि सिंध वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। मैं मुकाबला नहीं करना चाहता PMLN पंजाब के साथ, ज़ाहिर है बड़ा सूबा है और वो ज़ाहिर लाहौर में है, और लाहौर ख़ुद बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हम इंशाल्लाह ठीक ठाक तादाद में आपको नज़र आएंगे, आपके कैमरों में, आपके इंशाल्लाह माइक्स पे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे आपको। लोग जज्बात में हैं और लोग जाना चाहते हैं अपने कायदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने के लिए। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम तो अंदाज़न कितने हज़ार आप लोग लेके जाएंगे मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसा में? अब मैं देखे आप मैं तो आज पहली मैंने मीटिंग की है, मैंने देखा है कि वो मतलब कोई देखूंगा, वो जाहिर है 2-4 दिन लगेंगे मुझे मीटिंग्स करने के बाद, उसको निकलेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, इंशाल्लाह पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिक DGA और कन्वीनर इस्तकबालिया कमेटी मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इस्राइली रियासत के नाजायज़ कब्ज़े की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान 7 दहाइयों से जारी दूरियां अब तेज़ी से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पिछले दिनों ताल्लुकात की बहुत जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात की बहाली में बहुत करीब पहुँच गए हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती काउंसिल के सीनियर ओहदेदार जॉन किर्बी ने कल इस बात की तस्दीक की कि सऊदी अरब और इसराइल मुआहदे के फ्रेमवर्क की जानिब बढ़ रहे हैं। मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए सबको कुछ ना कुछ समझौता करना होगा। अमरीकी माहिरीन दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे को गेम चेंजर करार दे रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस तारीख साज मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता की सियासत यकसर तब्दील हो जाएगी। जबकि अहम बात यह है कि कल पिछले कुछ अरसे में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मोराक्कस समेत मुताद्दिद मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करके सिफारती ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। उस वक्त भी इन तमाम ममालिक ने ये मामलात अमरीकी सालिसी में तय किए थे, जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया गया था, और अब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदे के मामलात भी अमरीका की सालिसी में अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी मीडिया का ये दावा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के नतीजे में मशरिक़ वस्ता को तब्दील करने और इंतखाबी साल के पेश नज़र सिफारती फतह हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमरीका की मदद से ताल्लुकात इस्तवार करने की खबरें उस वक्त सामने आ रही हैं जब रवा साल मार्च में चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए थे। यानी अमरीका और चीन दोनों
मशरिक़ वस्ता में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए अपनी क़यादत में नए मुआहिदों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मगर यहाँ अहम सवाल ये है कि इस मुआहिदे से अमरीका और इसराइल को सियासी और स्ट्रेटेजिक फ़वाइद तो हासिल होंगे, मगर इससे खुद सऊदी अरब और फ़लस्तीनियों को क्या हासिल होगा? जबकि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के मामले को लेकर यह सवाल बदस्तूर बरकरार है कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा, या इस पूरे मामले में फ़लस्तीनी मज़ीद पीछे रह जाएंगे? क्योंकि सऊदी अरब माजी में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा तो दोहराता रहा है, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने के बदले अमरीका से जो मुतालबात किए हैं, इसमें अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट बुनियादी मुतालबा है, जबकि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र मुतालबात में शामिल नहीं है। अहम बात यह है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इब्तदाई तौर पर अमरीका के सामने 3 शराइत रखी हैं, जिसमें अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान नेटो की तर्ज पर फौजी इत्तेहाद, सिविल न्यूक्लियर डील और फ़लस्तीनियों को कुछ रियायतें देना शामिल हैं। ताहम इनमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा शामिल नहीं है। मगर बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सऊदी अरब अपने 3 में से 2 मुतालबात से पीछे हटने पर भी राजी है और सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर अमरीका सऊदी अरब के साथ नेटो की तर्ज पर दिफाई मुआहिदा कर ले तो सिविल न्यूक्लियर डील और फ़लस्तीनियों को रियायतें मुतालबात से भी पीछे हटना मुमकिन है। यानी सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर मुस्तकबिल में सऊदी अरब पर कोई मुल्क हमला करे तो अमरीका उसे खुद पर हमला तस्वुर करते हुए सऊदी अरब का दिफा करे। मगर दूसरी तरफ अमरीकी सऊदी अरब के साथ नेटो की तर्ज पर ट्रीटी के बजाय जापान और बहरीन समेत कुछ एशियाई ममालिक की तरह दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि अमरीका सऊदी अरब को राज़ी करने के लिए सऊदी अरब को इसराइल की तरह मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा भी दे सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या सऊदी अरब नेटो की तर्ज पर ट्रीटी के मुतालबे पूरा ना होने की सूरत में लचक दिखाता है या मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में इसराइल से डील के मामले पर कदम पीछे हटाता है। इस हवाले से चंद रोज पहले अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम हर गुजरते दिन के साथ इसराइल से मुआहदे के करीब हो रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इस मुआहदे से फ़लस्तीनियों के लिए कुछ रियायतें हासिल करने में भी कामयाबी मिलेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब से अमन मुआहदे के बाद दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। इस हवाले से ये सवाल बहुत अहम है कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान का लाहेअमल क्या होगा। जबकि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कुछ रोज़ पहले ये वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तक़लीद नहीं, कौमी मफाद में फ़ैसला करेगा। हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात से पहले ही हालिया कुछ दिनों में दोनों ममालिक के सीनियर ओहदेदार एक दूसरे मुल्क के दौरे कर चुके हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि दोनों ममालिक ताल्लुकात की बहाली में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते इसराइल के वज़ीर सयाहत ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा किया, जो किसी भी इसराइली वज़ीर का सऊदी अरब का पहला दौरा था। जबकि इसी दौरान फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी सफ़ीर नाइफ अल सुदैरी ने भी इसराइली चेक पोस्ट के मगरबी किनारे का दौरा किया था। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी अब देर दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और इसके खित्ते पर क्या असरात मरतब होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। कई सालों की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशें ज़ाया होने का खदशा पैदा हो रहा है और रवां साल के इब्तदाई 9 माह में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात इस खतरे की निशानदही कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी अपने पंजे गाड़ रही है। 2 रोज़ पहले मुल्क के 3 शहरों मस्तोंग, जोब और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, जबकि आज दहशतगर्दों ने मियांवाली में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले करके बड़ी कार्रवाई की कोशिश की, मगर पुलिस के मौसर जवाबी वार की वजह से मुल्क बड़े सानहे से महफूज रहा। IG पंजाब के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर 2 अतराफ से हमला किया, मगर चेक पोस्ट की छत पर मौजूद एहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दीगर फरार हो गए। मगर इस वाक़े में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हो गए। गर्दी के इन वाक़यात में ऐसे वक्त में इजाफा हो रहा है कि जब मुल्क में अगले 2 से 3 माह में इलेक्शन होने हैं और अगले कुछ दिनों में मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होना है।
पाकिस्तान में दहशत गर्दी के एदाद शुमार मुरतब करने वाले थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 8 माह में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 424 वाक़यात में 625 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक हुए, जबकि 961 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि सितंबर भी इस हवाले से बदतरीन महीना रहा है, जिसके दौरान मुल्क भर में दहशत गर्दी के 6 बड़े वाक़यात पेश आए, जिनमें कम अज़ कम 65 अफराद और सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक हुए। सितंबर में पेश आने वाले इन हमलों में मस्तोंग में पेश आने वाला अंधोनाक सानहा भी शामिल है, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक की सरकारी इतलात के मुताबिक 56 अफराद जाम बहक और 65 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। मस्तोंग में होने वाला यह हमला साल का तीसरा बदतरीन दहशतगर्द हमला था, जबकि साल के पहले माह जनवरी में पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाला दहशतगर्द हमला साल का बदतरीन दहशतगर्दाना हमला था, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। जबकि बाजौड़ में 30 जुलाई को JUI के कन्वेंशन में खुदकुश धमाके में 69 अफराद जाम बहक हुए। इसके अलावा 2 रोज़ पहले दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में बड़ी कार्रवाई की कोशिश की, जब 2 खुदकुश हमलावरों ने थाना दवाबा की मस्जिद में घुसकर धमाका करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने हमले को नाकाम बना दिया और वाक़े में पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। जबकि ISPR के मुताबिक उसी दिन बलूचिस्तान के ज़िला जोब में TTP के 3 दहशतगर्दों ने अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया और इस कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। इन वाक़यात के मास्टरमाइंड्स और असल जिम्मेदारों का तयन करना और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाना बहुत ज़रूरी है। जबकि निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कल ये दावा किया कि दहशत तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे है। इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएँ कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई ने आज ये दावा किया कि अगर दहशतगर्दों के ताने बाने हमसाया मुल्क से मिले तो वहाँ भी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। कोई भी कंसेशन नहीं होगा, कुछ भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। ऑल आउट वॉर वी डिक्लेयर ऑन दीज टेररिस्ट। इसके लिए किसी हद तक भी अगर जाने की ज़रूरत हो, पाकिस्तान के एक इंच में हम अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो हम करेंगे। कहीं उसके थाने बाने हमारे हमसाया मुल्क आज भी उधर मिलेंगे तो हम वी विल मेक श्योर दैट आवर एनिमीज़ आर कट बाय थाउजेंड्स। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान कह रहे थे कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का आगाज़ हो गया है। तशवीश की बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में TTP के साथ दाइश ने भी मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है, और ये दोनों तंजीमें पाकिस्तानियों की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दी जा रही हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक TTP बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में तेज़ी से मुनज़्ज़म हो रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी दौरा अमरीका में एक थिंक टैंक से खिताब में कल अदम TTP और दाइश की बढ़ती दहशतगर्द कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया था। जबकि 2023 में सामने आने वाले एदाद शुमार करते हैं कि पाकिस्तान इस अफरियत का सबसे ज़्यादा शिकार है। रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयों में पिछले साल के मुकाबले में 79% इजाफा हुआ है, जबकि अगस्त का महीना इस हवाले से बदतरीन महीना साबित हुआ, जब मुल्क में 99 दहशतगर्दी के वाक़यात में 112 अमवात हुई। ये एदाद शुमार तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं, और इन एदाद शुमार में उस वक्त तेज़ी से इजाफा हो रहा है जब मुल्क को अगले कुछ अरसे में इलेक्शन में जाना है, जिसके दौरान मुल्क में अवामी इज्तिमात, जलसे जुलूस और रैलियां मुनक़िद होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि पुरअमन इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए वक्त से पहले नागुज़ीर इक़दामात उठाए जाएँ। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।